नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में ब्लैक फंगस की नई चुनौती पर पीएम मोदी ने वाराणसी के डॉक्टरों को संबोधित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। काशी मॉडल की तारीफ भी की। जिस तरह से बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत को वहां पर दूर किया गया, उसे सराहा भी। यही नहीं, दिन रात मेहनत कर रहे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को सलाम किया। यही नहीं, इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए एक नया मंत्र भी दिया, जहां बीमार वही उपचार। और ये मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि अभी संतोष का समय बिल्कुल नहीं है। पुख्ता तैयारियों के साथ हमें इस दोहरी महामारी से लड़ना होगा। जी हाँ, पहले तो कोरोना ही था, अब ब्लैक फंगस भी आ गया है। ऐसे में गांव-गांव तक इस दोहरी महामारी के अटैक से हमें निपटना होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिरकार कितने तैयार हैं हम महामारी की नई नई चुनौतियों से लड़ते हुए लोगों की जान बचाने के लिए। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा क्या, लोगों की कोरोना योद्धाओं की हिम्मत बंधाने के लिए क्या कुछ उनकी तरफ से बोला गया, और उसके बाद डॉक्टर्स के एक पूरे खास पैनल के साथ करेंगे चर्चा। कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। काशी में सर्वत्र बाबा विश्वनाथ ही विराजमान है। यहां हर कोई बाबा विश्वनाथ का ही अंश रूप है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारे काशीवासियों ने और यहां काम कर रहे हर एक जन ने वाकई इस कथन को सार्थक सिद्ध किया है। आप सभी ने शिव की कल्याण भावना से ही काम करते हुए जन जन की सेवा की है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है। इन सब से हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक साथ बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया है। बनारस तो वैसे भी सिर्फ काशी के लिए नहीं, पूरे पूर्वांचल की स्वास्थ्य सेवाओं का एक केंद्र है। बिहार के भी कुछ हिस्से के लोग काशी पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इतना दबाव बहुत बड़ी चुनौती बनकर के आया। और इन चुनौतियों के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन कोरोना के साथ अब ब्लैक फंगस की मार, जनता आखिर क्यों हुई बेहाल? जी हाँ, दोहरी महामारी, क्या तैयारियां है हमारी पूरी? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कोरोना और उसके बाद अब ब्लैक फंगस की मार, जहां बीमार वही उपचार। हम कितने हैं तैयार? ये भी बड़ा सवाल है। पीएम मोदी के मंत्र का होगा कितना असर? जो पीएम मोदी ने मंत्र दिया है आज, उसका किस हद तक और कितना असर होने वाला है? आशा बहनों पर जिम्मेदारी क्या होगी? रणनीति, जिम्मेदारी तो सौंप दी गई है उन्हें। किस रणनीति के साथ आगे उन्हें काम करना होगा और क्या कुछ सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारी होगी चर्चा। हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ आईएमए के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ
पाल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.के. पाठक जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और आई सर्जन डॉक्टर राहिल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर नरेश चावला जी आपके साथ करना चाहूंगी। पहले कोरोना, अब ब्लैक फंगस, यानी कि दोहरी महामारी, दोहरी चुनौतियां, कितने तैयार हैं हम? रहे हैं। ब्लैक फंगस एक नई बीमारी के रूप में चाहे आया होगा, लेकिन ये पहले जानी मानी बीमारी थी। पिछली लहर में भी थोड़ा आई थी, इस लहर में जरा ज्यादा है। लेकिन ये मान के चलिएगा, ये आम जनता को नहीं होती है, ये सिर्फ उन लोगों को होती है जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं और वो अपने कोविड-19 को ठीक करने के लिए शायद वार्ड में या आईसीयू में एडमिट होते हैं। उनको कुछ ऑक्सीजन वगैरह दी जाती है, जो उसमें ह्यूमिडिफायर होता है, वो कई बार डिस्टिल्ड वाटर ना इस्तेमाल किया जाए, उसकी जगह पे अगर प्लेन टैप वाटर इस्तेमाल किया जाए उसकी वजह से। या दूसरा जो कारण है, जो कि इनको हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि इनका निमोनिया ठीक करने के लिए हमें स्टेरॉइड्स की बहुत हैवी डोजेज यूज करनी पड़ती हैं। तो जो दो कारण हैं, वो दो कारण हैं, नंबर 1 अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, नंबर 2 स्टेरॉइड्स के हैवी डोजेज, और कुछ लोग जिनमें कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज वाली बीमारी हो, जैसे कोई किडनी का ट्रांसप्लांट का पेशेंट, या कोई लिवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट, या उसको कोई दूसरी इम्यून कॉम्प्रोमाइज स्टेट, या कोई कैंसर। आम जनों को आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कहूंगा, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूं ऐसे लोगों को लगता है कि एक आफत खत्म नहीं हुई, पहली आफत खत्म नहीं हुई कोविड-19 की और दूसरी शुरू हो गई। ये दूसरी आफत नहीं है, ये कुछ नई बीमारी नहीं है, ये हमारे कुछ अनकंट्रोल्ड शुगर पेशेंट्स या इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स और स्टेरॉइड्स की हैवी डोजेस, और उनको अगर प्रॉपर हिदायत दी जाए तो ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस हो, दोनों की दोनों को पेशेंट को प्रॉपर हिदायत दी जाए, वो घर में अपना शुगर का केयर करें और प्लस अपनी जनरल केयर करें, तो इस तकलीफ से हम आसानी से बच सकते हैं। जो पेशेंट, जब भी ऐसा पेशेंट वार्ड से डिस्चार्ज हो गए आईसीयू से, तो डॉक्टर पेशेंट को कह के भेजिए कि मिस्टर पेशेंट, आप अपनी शुगर का खास ख्याल रखिएगा, आप नमी के स्थान पर मत जाइएगा, आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखिएगा, आप जहाँ कोई धूल मिट्टी हो वहां मत जाइएगा, आप जहाँ कोई तूड़ा या भूसा हो सकता है गांव में, वहां मत जाइएगा, क्योंकि वहां फंगस ज्यादा होता है। अगर इन कुछ सावधानियों का ख्याल रखें, प्लस डॉक्टर पेशेंट को कह के भेजेगा कि आपको छुटपुट सिम्टम आवे, जिसमें आंख के आसपास सूजन आ जावे, नाक के आसपास कोई काले धब्बे आ जावे, कोई नाक से काला पदार्थ निकले, या कोई तरल पदार्थ निकले, या नाक से हल्का खून आवे, आधा सिरदर्द होवे, बुखार दोबारा होना शुरू हो जाए, तो पेशेंट बहुत जल्द रिपोर्ट करे। ये मान के चलिएगा, ब्लैक फंगस एक बहुत ही खतरनाक और फेटल कंडीशन है। इसका प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। तो पहला प्रिवेंशन, सावधानियां बरत के, दूसरा अर्ली डायग्नोसिस, जैसे ही पेशेंट को शक हुए वो सिम्टम लेके फटाफट डॉक्टर के ऑफिस पहुंचे, और तीसरा अर्ली डायग्नोसिस, और चौथा प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अगर ये तीन चीजें अपना ली जाएं तो मेरे हिसाब से हमारी न केवल मौतें कम होंगी, ये ब्लैक फंगस भी काफी कम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत ही मेथोडिकल और सिस्टमैटिक अप्रोच। ठीक है डॉक्टर चावला, आपने कहा कि आम लोगों को इससे डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी कोरोना को रिकवर किया है, पोस्ट कोविड ये केस ज्यादा सामने आ रहा है, ये बीमारी उन लोगों को ज्यादा पकड़ रही है, वो लोग आखिरकार पैनिक में हैं, वो कैसे बचे? मैं उसी को बताना किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? मैं उन्हीं का बताना चाहता हूं। हाँ। जब ऐसा पेशेंट वार्ड से डिस्चार्ज हुए तो डॉक्टर पेशेंट को हिदायत देके भेजे कि ऐसे कोई सिम्टम आवे तो भी ख्याल रखा जाए, और उससे भी ज्यादा जरूरी है पेशेंट अपना शुगर लेवल मेंटेन करे, चाहे इंसुलिन से चाहे गोलियों से, क्योंकि शुगर का मेंटेन करना जरूरी है। स्टेरॉइड की डोजेस जैसे जैसे पेशेंट हॉस्पिटल से घर आता है वो कम की जाती है। ये नहीं कि पेशेंट साथ में कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करे, पेशेंट सारा दिन आराम ना करता हुए स्टेरॉइड की वजह से पेशेंट की भूख बहुत बढ़ जाती है, पता चला पेशेंट सारा दिन लेटा रहता है, वो बहुत ज्यादा खाता रहता है, तो ये सब गलत है। अगर ये सब चीजें की जाएं, प्लस अगर फिर भी खुदा ना चाहे, भगवान ना चाहे, कुछ सिम्टम्स आते हैं तो फटाफट रिपोर्ट बैक करें, क्योंकि ब्लैक फंगस का जो ये म्यूकोरमाइकोसिस का जो फर्टिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, ऑलमोस्ट 40-50% है, यानी कि प्रिवेंशन ही अच्छा इलाज है।
वो जो प्रिवेंट कर लेगा वो अच्छा पाया जाएगा। और अगर कंडीशन होती भी है तो जल्दी रिपोर्ट हो जाएगी, तो उसको एम्फोटेरेसिन का अच्छा इंजेक्शन शुरुआत में मिलना शुरू हो जाएगा, तो पेशेंट रिकवर कर सकता है। ठीक है, डॉक्टर एस.के. पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पाठक जी, आपको क्या लग रहा है, ब्लैक फंगस पहली लहर के दौरान इतना सामने नहीं आया था पोस्ट कोविड, लेकिन इस दूसरी लहर में बहुत सारे मामले सामने आए हैं। खासतौर पर राजधानी दिल्ली की बात कर ले, 200 से ज्यादा यहाँ पर मामले हो चुके हैं। महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा केसेस अब तक निकलकर सामने आ चुके हैं। आखिरकार कहाँ चूक हो रही है? पोस्ट कोविड लोग गलती क्या कर रहे हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए, जिसे उन्हें अवॉइड करना चाहिए? मैं डॉक्टर एस.के. पाठक वाराणसी से बोल रहा हूँ, और वाराणसी में मैं सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ और मैं 20 साल से यहाँ पर चिकित्सक काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर पूर्वांचल में करीबन बनारस 10 जिलों को जोड़ता है। वाराणसी 10 जिलों को जोड़ता है, जिसमें सारे पेशेंट्स वाराणसी टूक करते हैं। और मैंने इस पिछले 1 महीने में टेलीफोनिक कंसल्टेशन मोर देन 1000 पेशेंट को देखे और ऑफलाइन भी पेशेंट को देखा मैंने। और सबसे बड़ी चीज है ये कि जो गांव के डॉक्टर्स हैं उनको भी इस कोरोना की बीमारी के इलाज के बारे में जानकारी हो गई, खासकर डेक्सोना स्टेरॉइड और मिथाइलप्रेडनिसोलोन इसकी जानकारी हो गई। हाँ। तो वो क्या कर रहे हैं कि ओवर यूज कर रहे हैं। ओवर यूज मतलब हर पेशेंट्स को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जांच के, किसी पड़ताल के वो स्टेरॉइड दे रहे हैं। और ये मेटनासॉल मेडिसिन तो कॉमन गांव में मिल जाती है, और इतना ज्यादा ओवर यूज हो रहा है कि जब भी पेशेंट मेरे पास आता है, साहब मैं ये दवा तो खा चुका हूँ 10 दिन से, 15 दिन से खा रहा हूँ। हाँ। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि जो स्टेरॉइड का ओवर यूज हुआ, इसके कारण ब्लैक फंगस की मामले बढ़ गए। दूसरी चीज है कि वायरल जब भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिक सप्रेस होती है। इसमें जितने भी तरह के इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं, खासकर फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरल जो भी है, सब सुपरलीड करने लगते हैं। इसमें ट्यूबरकुलोसिस के भी बढ़ने के चांस रहते हैं, फंगस के बढ़ने के चांस रहते हैं, बैक्टीरियल निमोनिया के भी बढ़ने के चांस रहते हैं। सुपर एडेड इन्फेक्शन बहुत सारे हो जाते हैं वायरल इन्फेक्शन में। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन जो इसका मिसयूज हुआ स्टेरॉइड का इस दौरान, वो सबसे खतरनाक रहा, जिसके कारण ब्लैक फंगस की संख्या बढ़ी। दूसरा, एक वायरल जो इन्फेक्शन होता है वो खुद ऑटोमेटिक ही ये इम्यूनिटी को इतना सप्रेस कर देता है कि ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन चांस बढ़ जाते हैं। और इस समय तो थोड़ा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर भी हो चुका है, थोड़ा बारिश हो गई है, इसमें फंगस के बढ़ने के चांस और बढ़ सकते हैं आगे। यानी कि डॉक्टर साहब, जो लोग खुद से डॉक्टर्स बन गए हैं, बचने के लिए खुद से मेडिकेशन लेने लगे, उन लोगों के लिए ज्यादा समस्या खड़ी होगी। आज खुद से मेडिकेशन और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो गांव के छोटे मोटे जानकार हैं और जो फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वो सब दवाइयां ऑटोमेटिक दे रहे हैं। मतलब पेशेंट से डॉक्टर से कंसल्ट कर ही नहीं रहा। यानी कि इस तरह से वो कोरोना से तो बच जा रही है, लेकिन ब्लैक फंगस की चपेट में आते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मुख्य कारण मरने, जो डेथ का कारण है, एक तो इसके कारण जो है ट्यूबरकुलोसिस की भी कई सारे केसेस हमने देखे इस दौरान बढ़ गए। जो बिल्कुल ठीक हो गए तो वो भी एग्जर्वेट कर गए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें इम्यूनिटी को आपको बूस्ट अप करना है, इसमें रेगुलर एक्सरसाइज, हाई प्रोटीन डाइट्स, फ्रूट्स वगैरह यूज करना है, ऑक्सीजन का यूज करना है, जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन है। वो सबसे कारगर हथियार है। दूसरा, वैक्सीनेशन केवल सिर्फ आपको बैक्टीरिया से बचा सकता है, लेकिन फंगस से नहीं बचा सकता। तो फंगस के लिए स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वायरस है, उस वायरस को कोविड वैक्सीनेशन जो भी हो रहा है, वो तो आप उसमें भी इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं, उस समय इम्यूनिटी थोड़ी कंप्रोमाइज रहती है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको, जैसे भी डॉक्टर प्रियांक ने बताया, कि आप नमी वातावरण में न रहे, जहाँ पर धूल है वहां न रहे, जहाँ पर ऐसी चीजें हैं जहाँ पर फंगस लगने के चांस है, खासकर कूलर लोग यूज करते हैं उस समय, उससे भी फंगस आने का चांस रहता है। ठीक है सर, हमारे साथ डॉक्टर राहिल चौधरी, आई सर्जन भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहिल चौधरी, आपके पास आते हुए, आखिरकार क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो डॉक्टर साहब ने बताया है, लेकिन आप ये बताएं कि शुरुआती लक्षण किस तरह से पहचाने, कैसे लोगों को पता लगे कि हाँ कोरोना से चलिए वो किसी तरह से बचकर घर वापस लौट आए, दवाइयाँ खाते रहे, लेकिन अब वो ब्लैक फंगस के शिकार हो चुके हैं, उन्हें पता कैसे लगे? आंखें अगर लाल हो रही है तो वो थकावट से हो रही है, कोरोना फंगस की इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, कैसे डिफरेंशिएट करें?
देखिए, मैं सिम्टम्स भी आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें लोगों को ये जागरूक करना ज़रूरी है कि जो भी पेशेंट डायबिटीज़ का है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है ब्लैक फंगस के लिए। हालांकि और भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, HIV पेशेंट हो गया, या और कुछ दवाइयाँ खा रहा है, या कुछ क्रॉनिक डिजीज़ की प्रॉब्लम है, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है। देखिए, आपको करना क्या है कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और आप कोरोना से ठीक हो रहे हैं या कोरोना का इलाज चल रहा है, तो आपको अपनी शुगर मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कोविड में हम देख क्या रहे हैं कि एक इंसान की शुगर बढ़ जाती है, और जब वो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसकी अनकंट्रोल्ड शुगर बढ़ जाती है, इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाती है, और ये एक फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन के लिए। और जैसे ही आपको सिम्टम आ रहे हैं, मान लीजिए चेहरे पे सूजन आ रही है, नाक के अराउंड कुछ काले काले आपको धब्बे दिख रहे हैं, छाले दिख रहे हैं, मुंह के अराउंड कुछ काले धब्बे दिख रहे हैं, या नाक में स्टफी स्टफी फील हो रहा है, नाक से खून निकल रहा है, एक साइड पे सूजन आ रही है, वहाँ पे दर्द हो रहा है, या आंखों की मूवमेंट खराब हो रही है, आंखों में सूजन आ रही है, आंखों की नजर जा रही है, जैसे ही आपको सिम्टम मिले आपको इमीडिएटली फटाफट इसका इलाज कराना है। जितना आप इसको डिले करते जाएंगे उतना कम चांस है इसको ठीक करने का, और उतना ज्यादा हाई चांस हो जाता है डेथ का। इमीडिएटली कराना है आपको। एक दिन भी वेट कर गए तो इतनी ज्यादा फैल जाती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो जितना फास्ट आपने इलाज कराया उतना जल्दी आप बचेंगे। कहीं पे थोड़ा सा भी आपको डाउट हो, अपने आई डॉक्टर से मिलिए, अपने ENT डॉक्टर से मिलिए। यूजुअली हम लोग एक कंट्रास्ट इनहांस्ड MRI करके देखते हैं, कुछ लोग CT एक्सरे भी कराते हैं, लेकिन CT एक्सरे का इतना ज्यादा रोल नहीं है जितना कंट्रास्ट इनहांस्ड MRI का है। और इमीडिएटली आपको सर्जरी के लिए प्लान करना है, और इमीडिएटली आपको एंटी फंगल की दवाइयां शुरू करनी है। इसमें डिले नहीं होना चाहिए, और आपका शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी होना चाहिए। शुगर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप ये मान लीजिए ब्लैक फंगस आपको बहुत परेशान करेगी और अक्सर डेथ हो जाती है। तो शुगर कंट्रोल डायबिटीज पेशेंट, बिल्कुल मतलब दो ही चीजें हैं, डायबिटीज, शुगर कंट्रोल। क्योंकि कोविड में आपकी शुगर बढ़ेगी, कोविड में आप स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, उससे शुगर और बढ़ती है, कोविड में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। शुगर वाले पेशेंट सबसे ज्यादा खतरे में हैं ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम के लिए। तो शुगर वालों को बहुत ज्यादा कि वो डायबिटिक है, वो तो फिर भी एक बार को अलर्ट मोड पर आ जाएंगे डॉक्टर राहिल। लेकिन अगर जिन लोगों को ये लग रहा है कि हम तो डायबिटिक थे नहीं, लेकिन पोस्ट कोविड उन्होंने ध्यान दिया नहीं, वो अगर ब्लैक फंगस की चपेट में आएंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर ज्यादा खतरा, क्योंकि उन लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं ये सेट रहेगा कि भाई ये तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज्यादा खतरनाक है, हमारे अंदर तो ऐसी कोई बीमारी थी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बीमारी फिर अंदर ही अंदर घर करती चली जाएगी, और जब तक उन्हें पता लगेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। देखिए, डायबिटिक पेशेंट तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा रिस्क में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज होगी, और भी कुछ कंडीशंस होती हैं। इनफैक्ट कोविड में डी नोवो डायबिटीज के बारे में भी हम बात करते हैं, जहां पे एक नॉन डायबिटिक पेशेंट होता है, वो कोविड के बाद उसका शुगर बढ़ जाता है, वो भी ससेप्टेबल हो जाता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और ऑफकोर्स सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए नहीं, कहीं भी आपको सिम्टम आता हुआ दिख रहा है, कुछ भी तरह का सिम्टम आ रहा है जो मैंने भी डिस्क्राइब करे, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। इमीडिएटली, जितना जल्दी आप जाएंगे, जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस इलाज होगा, उतने ज्यादा हाई चांस है बचने के। एक दिन की देरी भी डिफरेंस क्रिएट कर सकती है आपकी डेथ और आपके सर्वाइवल में। बहुत जल्दी जल्दी फैलता है, बहुत एकदम स्पीड में आग की तरह फैलता है। चलिए जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, तीसरी वेव की मैं आपके साथ बात करना चाहूंगी, क्योंकि उसमें ही सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए बताया जा रहा है। क्या कहेंगे आप, बच्चों को बचाने के लिए क्या तैयार है हम? अगर नहीं तो क्या किया जाना इस समय सबसे ज्यादा जरूरी नजर आ रहा है, ताकि जो दूसरी लहर के समय हमने अंजाम देखा वो तीसरी लहर के समय ना होने पाए? और खास तौर पर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं, बच्चों को लेकर एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस होने की आवश्यकता है। जी देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो दूसरी वेव के बाद जो ये तीसरी वेव की जो एक है, इसका कोई वैज्ञानिक एक मतलब पूर्वानुमान कर रहे हैं। ये कोई प्रमाण नहीं है कि मतलब तीसरी वेव हमारी आएगी ही, तो एक पूर्वानुमान के आधार पे है कि मतलब हमारे यहाँ एक तीसरी वेव आएगी। दूसरी चीज यह है कि जब फर्स्ट वेव आई थी तब हमारे पास कोई ना वैक्सीन थी, कुछ नहीं थी, सारे जितने भी थे सारे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सब ससेप्टेबल थे। सेकेंड वेव आने के पहले तक क्या हुआ कि हमने जो है 45 प्लस तक की इम्यूनाइजेशन लगभग जो है हमने उसको कर लिया जी।
तो जब सेकेंड वेव आई तो सेकेंड वेव में क्या हुआ कि जो लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं हुआ था वो लोग ज्यादा इसमें संक्रमित हुए और उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा आए। ज्यादातर जो है जो इम्यूनाइज थे उनमें वैक्सीनेशन हुई थी वो हार्डली जो है उनमें माइल्ड टू मॉडरेट ही सिम्टम्स रहे। कुछ केसेस में इम्यूनाइज्ड जो पर्सन थे उनमें भी जो है मॉर्टेलिटी रिपोर्टेड है। इसको नहीं कहते कि नहीं मॉर्टेलिटी उसमें नहीं हुई है, लेकिन ज्यादातर वही एज ग्रुप ससेप्टेबल रहा जिसमें वैक्सीनेशन नहीं हुई है। अब चूंकि भारत सरकार ने अब 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए परमिट किया है, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ जो भी ट्रायल हुए थे वो 18 साल के प्लस के वैक्सीन के ट्रायल थे, तो उस वजह से उन्होंने 18 साल के ऊपर भी जो है अप्रूवल दिया। अब इसके बाद बात यह आती है कि जब हम 18 साल का इम्यूनाइजेशन कर लेंगे तो 18 साल के नीचे का जो कैटेगरी है वो फिर संक्रमण उन्हीं को ही ज्यादा फैलने के चांसेस रहेंगे। हाँ। तो एक धारणा एक है कि मतलब अब जब अगर तीसरी वेव आएगी तो जो हमारे यहाँ इम्यूनाइज्ड नहीं है उसको होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है। अब अगली बात ये आती है कि हम जैसे अभी सरकार का जो जोर है, जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं या विदेशों में भी जो कंपनीज हैं, उन सब लोगों ने कुछ देशों में जो है मतलब 2 साल के ऊपर इम्यूनाइजेशन स्टार्ट भी हो गई है। अपने देश में जो है 2 साल के ऊपर जो है मतलब इस पर ट्रायल भी स्टार्ट कर दिए गए। बिल्कुल। तो अब जब ये ट्रायल के रिजल्ट्स अगर हमारे पास ठीक आते हैं, बच्चों में भी वो वैक्सीन सुरक्षित पाई जाती है, तो जल्दी ही उनकी फेज 3 के ट्रायल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर भी इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें बात ये है कि बच्चों को जो बचाना है, पहली चीज तो ये है कि बहुत घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग का सौभाग्य ये रहा कि जो सेकेंड वेव में भी देखा गया है कि क्योंकि सेकंड वेव जो है फर्स्ट वेव की तुलना में ज्यादा संक्रामक थी। बिल्कुल। जिस भी परिवार में किसी को हुआ है हाँ। तो परिवार में अगर बच्चे भी हैं तो बच्चों को भी इन्फेक्ट इसने किया है। लेकिन बच्चों में ज्यादातर जो बच्चों में मतलब हम लोग के जो ओपीडीज में भी आ रहे हैं उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता बहुत ही कम बच्चों को पड़ी है। ज्यादातर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स लेके 3 दिन से लेके 5 दिन में सही हो गए हैं और उनमें हमें कोई ना मतलब इस तरह की ना कोई ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ी है ना कुछ, मतलब बहुत ही मतलब माइल्ड से सिम्टम्स में ही सही हो गए हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद जब थर्ड वेव भी अगर आती है हाँ। जो एक पूर्वानुमान हम लगा रहे हैं, अगर उसके बाद भी तो बच्चों को बहुत ज्यादा उस तरह से प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन चूंकि अब ये पहली बात जो मैंने कही कि अगले वेव में सबसे ज्यादा जो इन्फेक्ट होने के चांसेस रहेंगे जिन लोगों का इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है। अब हमारे वयस्कों की जो जिम्मेदारी आती है, वयस्क की जिम्मेदारी ये आती है कि जितने तक सरकार ने अलाउ कर रखा है वहां तक जो है जल्दी से जल्दी इम्यूनाइजेशन अपने करवाएं और सरकार की तरफ से भी ध्यान देना होगा कि कितना ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन को बढ़ाएं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डोजेस लग सके लोगों को। जैसे अभी फिलहाल में जैसे उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे 30 अप्रैल के पहले तक प्राइवेट में भी जो है वैक्सीन लग रही थी, लेकिन उसके बाद वैक्सीन की डोजेस की शॉर्टेज और क्या उसकी वजह से जो हुआ क्या कि अब केवल जो है सरकारी संस्थाओं में ही लग रही हैं और जिस वजह से जो वैक्सीन जो पहले जो नंबर ऑफ डोजेज जो ज्यादा लोगों को लग पा रही थी अब कम हो गई है। तो हमें इम्यूनाइजेशन पे पूरा ध्यान देना होगा कि पैनिक होने की बजाय अपनी इम्यूनिटी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की तरफ ज्यादा ध्यान देने और हाँ जी हाँ, और यहीं पर आगे मैं एक लाइन और कहना चाहूंगा कि वयस्कों को पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी वैक्सीन लगवाने के बाद भी, क्योंकि बच्चा जो है पहला संक्रमित नहीं होता है। संक्रमण हमेशा जो है घर में या तो माता पिता के द्वारा या परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों द्वारा ही लाया जाता है जिसकी वजह से बच्चा इन्फेक्ट होता है। और इस बात का सबसे ज्यादा पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर एस के पाठक, आप वाराणसी से हैं और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने आप तमाम लोगों को संबोधित भी किया, जमकर आप लोगों की तारीफ भी की। जिस तरह से डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह हेल्थ वर्कर्स तमाम दिन रात एक किए हुए हैं, जनता की तमाम अपने मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। एक मंत्र भी उन्होंने दिया है, जहां बीमार वहां उपचार। आप क्या समझते हैं इस मंत्र से, क्या कहना चाह रहे थे वो, और आप लोगों को क्या संदेश इस मंत्र के द्वारा देने की उन्होंने कोशिश की? इस मंत्र का एक मूल जो इसका उपयोग है कि जहां बीमार वहां उपचार, मतलब जिस एरिया में ज्यादा से ज्यादा केसेस में उस एरिया को जैसे कहते हैं घेर लेना, उस एरिया को घेर के उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और उसका ट्रीटमेंट जो भी बेहतर हो सकता है सुविधाएं देना और उनको हॉस्पिटलाइज करवाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी जब क्राइसिस हुई थी ऑक्सीजन की तो बनारस ही ऐसा शहर था जहां पर क्राइसिस थोड़ी समय के लिए आई
3 या 4 दिन, उसके बाद सब कुछ मेंटेन हो गया, क्योंकि सब अलर्ट हो गए और जो चीजें हो सकती थी, मेरे साथ कई सारे डॉक्टर्स टीम थी मेरी, और हमने कई सारे पेशेंट, जैसे हम लोग कोविड को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। हम माइल्ड और मॉडरेट केसेस को घर पे होम आइसोलेशन पर ट्रीट कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है। तो मैक्सिमम पेशेंट्स जो है, इसके कारण हॉस्पिटल में थोड़ी क्राइसिस कम हो गई और ऑक्सीजन की नीड कम से कम, चूंकि आप खुले वातावरण में अगर ट्रीटमेंट करते हैं, हाँ। खुले वातावरण में, गांव, चूंकि शहर है, गांव है, दोनों में अंतर है। गांव में डॉक्टर साहब माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, बेटर रहती है, क्वालिटी बेटर रहती है अपेक्षा। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और डॉक्टर साहब से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस काशी मॉडल की आज पीएम नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है वो कैसा था, कैसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल की, ताकि अन्य लोग भी, अन्य तमाम राज्य भी इससे सबक सीख सके, इससे कुछ सीख सके कि कैसे आखिरकार उन्हें भी अपने वहां पर इन तमाम चीजों का कंट्रोल में लाना है। इसके अलावा जो मंत्र दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसका अर्थ तो डॉक्टर साहब ने समझा दिया, लेकिन वो किस हद तक असरदार साबित होगा इस पर भी करेंगे बात। डॉक्टर एसके पाठक लगातार जुड़े हुए हैं। पाठक जी, आपके पास एक बार फिर से आती हुई, आपके बाद ब्रेक पर जाने से पहले अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। उसके बाद डॉक्टर राहुल चौधरी आपके पास आऊंगी। जहाँ बीमार में चांस की बात है, तो जिसे हम लोग का जो टीम वर्क था, जो डॉक्टर्स, हमारे चिकित्सक, हमारे साथ जो जुड़े हुए डॉक्टर्स टीम है, उन लोगों ने जो पेशेंट जहाँ पे है वहीं पर उसको ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाए, खासकर होम आइसोलेशन ट्रीटमेंट की बेहतर सुविधाएं दी जा सके। पेशेंट्स को मेडिकेशन प्लान करना और उसमें जो भी है, जैसे हम पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर केस। माइल्ड जो हल्के से चलता है, जिसमें गले में खराश, अगर बुखार हल्का फुल्का है, थकान है, ये पेशेंट बिल्कुल घर पर ठीक हो सकते हैं। और जिनको सांस हल्की फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल 90 के नीचे ऊपर है, तो वो उसको भी आप होम आइसोलेशन पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसको टैबलेट से लेकर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सुविधा भी घर पे भी प्रोवाइड। हाँ, जिन पेशेंट्स की 90 के नीचे थी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और उनका ट्रीटमेंट किया, जिससे हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल की क्राइसिस थी शुरू के 2-4 दिन जो हुई, उसके बाद से काफी सेटल हो गई। और ट्रीटमेंट का जो बेहतर नमूना हम लोगों ने पेश किया, जो ट्रीटमेंट का प्लानिंग किया, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। और जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ पर उनका आशीर्वाद भी बना हुआ है, इसलिए यहाँ के लोग जो भी ट्रीटमेंट दिया, एक तरह से मंत्र दिया और बिल्कुल पेशेंट ठीक हो गए। हमने अपने इस 2 महीने, ठीक है, छोटा सा सवाल आपसे, ठीक है डॉक्टर पाठक, क्या ये संभव नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों तक इसे इम्प्लीमेंट करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं? जल्दी से सर। देखिए, गाँव में, दूर दराज में जो हमारे जिला अधिकारी महोदय थे, कौशल सोलन जी, उन्होंने इतनी मदद की, जाके खुद से उनको मैंने अभी देखा लगातार एज ए डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बाद जो लोग लगभग एसी में आराम करते हैं, लेकिन उन्होंने एसी में आराम नहीं किया, लगातार दिनों रात 24 घंटे हमारे कितने फ्रेंड्स थे उनके टच में थे, मैं भी टच में था, तो वो कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत फोन उठाना, रिस्पॉन्स करना, वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, आप फोन को बिल्कुल रख दिया, साइलेंट पर रख दिया, रिस्पॉन्स में देना वो बहुत कम। तो हमारे जो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो काफी कुशल प्रशासक थे और उन्होंने हर चीज को काफी अच्छे तरीके से मोर्चाबंदी जिसको कहते हैं, इस मोर्चाबंदी उन्होंने किया, जिसके कारण आज काशी की चर्चा पूरे भारत में हो रही है। और इसलिए आपको ये कामयाबी हाथ लग पाई है। चलिए ठीक है, डॉक्टर राहुल चौधरी आपके पास आते हुए, कोरोना से बचने के लिए कहा जाता है कि नाक को ढक कर जाए, मुंह को पूरी तरह से कवर किया जाना चाहिए। ऐसे में ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या आंखों को कवर किया जाना बहुत जरूरी है? और ब्लैक फंगस में इस बीमारी के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल स्टेरॉइड का बताया जा रहा है। स्टेरॉइड है क्या, जरा दर्शकों को समझाइए, डिटेल में बताइए। कैसे लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, कैसे जो लोग होम आइसोलेशन में हैं इसका ओवरडोज ले रहे हैं और अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, क्या कनेक्शन है इनका सर? देखिए, स्टेरॉइड जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है पेशेंट को ठीक करने के लिए इस कोविड इन्फेक्शन में, लेकिन स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज करना जरूरी है, मिस यूज करना जरूरी नहीं है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2 कंडीशंस हैं जो बहुत ज्यादा आपको प्रीडिस्पोज करेंगी ब्लैक फंगस के लिए। एक है अगर आप डायबिटिक हैं और दूसरा आपका अगर हाई डोज स्टेरॉइड चलाए ट्रीटमेंट में। अगर ये 2 कंडीशंस आपकी हो गई, इसका मतलब बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आपको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है।
देखिए हो क्या रहा है कि एक डायबिटिक पेशेंट है, उसकी शुगर वैसी बड़ी होती है, ऊपर से कोविड हो गया, उससे शुगर और बढ़ जाती है, ऊपर से आपने स्टेरॉइड दे दिया, उससे बिल्कुल इतनी ज्यादा शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है कि ये ब्लैक फंगस के लिए एक ग्राउंड बन जाता है कि ये आपको आके इन्फेक्ट कर सकता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि जैसे हम मास्क लगा के कोविड से बच जाते हैं, आई को शील्ड करके बच जाते हैं, क्या इससे बच सकते हैं? वेल, इसका रोल है। क्यों है रोल? क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस के स्पोर्स है, ये हवा में है, ये सॉइल में है, मिट्टी में है, डस्ट पार्टिकल्स में है। तो अगर आप मास्क लगा के रखेंगे तो उन स्पोर्स का आपकी नाक तक पहुंचने का जो रूट है कंटामिनेशन का, वो कुछ हद तक ब्लॉक हो जाता है। 100% नहीं, लेकिन काफी हद तक ब्लॉक हो जाता है। उससे आप काफी हद तक सेव हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि क्या ये वही फंगस है जिससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती है, छाले पड़ जाते हैं? उसमें भी हमें ये समझना है कि वो अलग तरह की फंगस है, उसको व्हाइट फंगस कहते हैं। व्हाइट फंगस मतलब कैंडाइडा फंगस। ये फंगस अलग है। एक फंगस होती है जो आपकी ब्रेड पे उगती है, उसको राइजोपस कहते हैं। ये म्यूकरमाइकोसिस, हालांकि ग्रुप एक जैसा होता है, लेकिन ये अलग टाइप की फंगस है। इस फंगस का वैसे कलर व्हाइट होता है, लेकिन जब ये आपको अटैक करती है बॉडी के टिश्यूज को, वहां पे जब ब्लड सप्लाई को खराब करती है, बॉडी के टिश्यू को डैमेज करती है, तो वहां पे काला रंग आ जाता है एस्चार फॉर्मेशन से। इसलिए इसकी अपीयरेंस काली आती है। आंखें इसके टारगेट पे होती है, ये बॉडी के किसी भी पार्ट को टारगेट कर सकता है? बॉडी के किसी भी पार्ट को टारगेट कर सकता है, लेकिन ज्यादातर ये देखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं राइनो और बाइटल सेरिब्रल। मतलब ज्यादा नाक को इन्वॉल्व करेगा, नाक के अराउंड साइनसेस को इन्वॉल्व करेगा, आंखों को इन्वॉल्व करेगा, और अगर ब्रेन तक पहुंच जाए तो ब्रेन को इन्वॉल्व करता है, तो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है इसमें डेथ रेट। आगे जाके ये नीचे भी स्प्रेड कर सकता है, आपके लंग्स में भी स्प्रेड कर सकता है, आगे जाके बॉडी में फैल भी सकता है। और आजकल एक और नई टर्म देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, व्हाइट फंगस। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे व्हाइट फंगस, ये क्या बला है? देखिए, व्हाइट फंगस जो है ये टोटली डिफरेंट चीज है ब्लैक फंगस से। व्हाइट फंगस जो फंगस होती है उसको हम लोग कहते हैं कैंडाइडा, वो व्हाइट लीजन्स करती है। ये ब्लैक फंगस है, ये अलग टाइप की फंगस है। इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, बीमारी जो ये कॉज कर रही है। कोविड पेशेंट्स में जो ज्यादा देखा जा रहा है वो ब्लैक फंगस का अटैक दिख रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ब्लैक फंगस अलग बीमारी है, व्हाइट फंगस अलग बीमारी है। व्हाइट फंगस के क्योंकि कुछ नए केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, इस वजह से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई पहले कोरोना, उसके बाद ब्लैक फंगस, और अब व्हाइट फंगस के इस तिहरी चुनौती अगर मैं कहूं तो कैसे इससे निपटा जाए। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर राहिल चौधरी हमारे साथ है, डॉक्टर नरेश चावला आईएमए के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है, वो भी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आते हुए, आखिरकार इतनी सारी चुनौतियां इस समय हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है, सवाल एक बार फिर से घूम फिर कर वहीं पर आ जाता है, हम तैयार कितने हैं? क्योंकि जब तैयारियों के दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, जब हकीकत निकलकर सामने आती है, एक्चुअल सिचुएशन जब हमारे सामने आन खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे हकीकत से रूबरू होते हुए वो सारी तैयारियां धराशायी हो जाती है, और उसके बाद फिर हाय तौबा मच जाती है। क्या कहना है आपका? क्योंकि आप आईएमए के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी भी है, ऐसे में आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि हमारी तैयारी आखिर पुख्ता है कितनी? देखिए शिल्पा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। पिछले 1.25 साल से हिंदुस्तान की जनता, क्या पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, और इसमें सबने अपना रोल अदा किया है। और जब ये दूसरी लहर आई है, इसके लिए शायद हम शुरुआत में अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग्स होती रही। लेकिन कुल मिला के अब बुरे से बुरा हो भी चुका है, और वेव थोड़ा डाउन भी जा चुकी है। अब आप कहोगे करना क्या है? करना यह है, पहले तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कि 85 to 95% केसेस, चाहे वो शहरों में हो चाहे दूर दराज के गाँव में हो, मैं आपके गांव के दर्शकों को भी यही बताना पसंद करूंगा, मेहरबानी करके घबराइएगा नहीं। जो एक पैनिक की साइकिल चल गया है वो गलत है। आप अपने आप को, अगर आपका कोई भी टेस्ट RT-PCR या रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आ जाता है, तो अपने आप को घर में आइसोलेट कर लीजिएगा, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखिएगा, स्टीम लीजिएगा, अपना एक नियमित आहार लीजिएगा, और आपको बुखार हुए तो पैरासिटामोल लीजिएगा, और जहां हो सके अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिएगा। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि क्वैक्स या नीम हकीमों में हाथ क्यों आके ये स्टेरॉइड्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हर जगह पे गाँवों में भी हेल्थ वर्कर हैं, ANMs हैं, और वहां पे भी दाइयां वाइयां हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है। ये स्टेरॉइड्स का इनजुडिशियस यूज बहुत ही गलत है। एक तो मुझे ये बताना है। तो 6-7वें दिन पे आपको तकलीफ
तकलीफ आती है उनमें से जो बड़ी उम्र के लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज यानी कि इनको अनकंट्रोल्ड शुगर है, कोई लिवर फेलियर, लंग फेलियर, किडनी फेलियर या कोई इम्यून कमजोरी, तो आप बिगड़ सकते हैं। वो आप डॉक्टर के संपर्क में आइए और ब्लड टेस्ट करवाइए और HRCT या CT स्कैन करवाइए। बाकी लोग रुपए में से आई वुड से 85 to 90% केसेस सिर्फ होम आइसोलेशन से ठीक हो सकते हैं। ये बात जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, जहां तक ब्लैक फंगस की बात आई है, ब्लैक फंगस को एक ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे एक आफत खत्म नहीं हुई और दूसरी आफत शुरू हो गई, दूसरी ब्लैक आफत की खत्म नहीं हुई तो व्हाइट फंगस शुरू हो गया। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ये एज ए रिजल्ट ऑफ स्टेरॉइड्स जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स या दूसरे इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स को दिए जाते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए लागू है। आम जनता को डरने की जरूरत नहीं है। आम जनता को ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस नहीं हो सकता। जो ब्लैक फंगस है वो नाक यानी कि वो आंख के आसपास या इन ऑर्बिटल रीजन्स में होता है। वो जो व्हाइट फंगस है वो लार्जली कैंडिडाइसिस है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले बताया है, वो सिर्फ फेफड़ों में होता है। लेकिन ये दोनों कंडीशंस, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत डेंजरस हैं लेकिन इजीली प्रिवेंटेबल हैं। इनमें प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप अपने शुगर का ख्याल रखिएगा, आपको डॉक्टर हिदायत देगा उसके हिसाब से चलिएगा। तो इसमें पहला प्रिवेंशन। दूसरा, अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो फटाफट डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिएगा, अर्ली डायग्नोसिस। और तीसरा, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अगर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो क़यामत पे मुझे पूरी उम्मीद है कि मरीज जितना दहशत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है ब्लैक फंगस की, व्हाइट फंगस की, उतनी नहीं फैलेगी। हर चीज के लिए आपके डॉक्टर में, चाहे आप शहर में हैं, गांव में भी कुछ न कुछ, हमेशा कुछ न कुछ डिस्ट्रिक्ट वगैरह में डॉक्टर्स हैं। यही आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत बड़ी चुनौती निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर झोला छाप डॉक्टर्स बड़ी संख्या में होते हैं। वो कोरोना से बचाने के लिए स्टेरॉइड्स दे देते हैं और उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो जितने दिन की डॉक्टर्स दवाई देते हैं उतने दिन तो खाते ही हैं और उसके बाद खुद से डॉक्टर बनते हुए उसको आगे कंटिन्यू भी कर देते हैं और इस वजह से उनकी जान खतरे में आ जाती है। इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि जो ये हमारे देश में क्वैक्स या नीम हकीमों का जो स्कर्ज है ये बहुत ही बुरा है। हाँ। ये अच्छी बात है कि ये खुल के दोबारा आ गया है। स्टेरॉइड्स दो धारी तलवारें हैं। स्टेरॉइड्स एक लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, जहां लाइफ बचाने के लिए देना होता है वहां देना होता है, लेकिन उनका इनजुडिशियस और गलत इस्तेमाल हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत ही तबाही कर सकता है। तो मैं दोबारा से कहूंगा कि उन गांव के जो श्रोता भी आपके सुन रहे होंगे, देखने वाले, वो भी ये बात जाने कि क्वैक से इंड्यूस दवाई मत लें। हर गांव में, हर जगह हमारे आज भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स भी हैं, ANMs भी हैं, वहाँ कुछ न कुछ मदद मिल सकती है। आप किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाकर टच में आ सकते हो। थोड़ा सा जागरूक होना जरूरी है और थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़ी तबाही से बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर आशीष प्रताप, आपको क्या लगता है कैसे इससे बचा जा सकता है? आपका सुझाव क्या? जी देखिए, पहली चीज, एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट हम लोग के पास जो है बच्चों में इस तरह की समस्याएं नहीं है, क्योंकि बच्चों में मतलब इस तरह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में जो है, और जो भी बच्चे रहे वो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स लेके ही सही हो गए, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। और हम लोगों को जैसा अभी तक जितना भी हम लोगों ने बच्चों में देखा है उसमें स्टेरॉइड भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी है, सैचुरेशन वगैरह फॉल नहीं किया है। दरअसल डॉक्टर साहब चिंता की बात इसलिए क्योंकि जिस तरह से सिंगापुर से एक रिपोर्ट सामने आई थी कि वहां पर कोरोना का वेरिएंट तो वही था जो हिंदुस्तान में पाया जा रहा है, लेकिन वहां पर बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में इफेक्टिव उससे हो रहे थे, प्रभावित उससे हो रहे थे, जिस वजह से चिंता बढ़ती हुई कि अगर वही स्थिति यहाँ हिंदुस्तान में भी उत्पन्न हो जाती है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, और क्या उतने तैयार है हम लोग उससे निपटने को लेकर, उसका सामना करने को लेकर? देखिए, इस विषय पे मेरा ये कहना है कि जो भी है बच्चे जो है, ऐसा नहीं है कि सेकेंड वेव में भी इन्फेक्ट नहीं किए हैं। जिन भी घरों में बड़े अगर संक्रमित हुए हैं तो उस परिवार में बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, लेकिन बच्चों के जो लक्षण आए हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट ही रहे हैं। इसलिए जो तीसरे वेव को लेके जो एक कल्पना की जा रही है कि जो तीसरा वेव आएगा और उसमें जो है बच्चे बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे, तो उसका प्रमुख जो कारण है वो है कि उस एज ग्रुप का इम्यूनाइजेशन ना होना। तो अगर बड़े अगर जिम्मेदारी, जैसे अभी भी अगर देखा जाए तो जिन भी घरों में किसी बड़े को हुआ है उस घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे भी संक्रमित हुए हैं, लेकिन बड़ों को दिक्कतें ज्यादा आई हैं, बच्चों में कम आई हैं। तो इसमें अब यह है कि अगर जब इम्यूनाइजेशन जब 18 ईयर्स का तो हो चुका होगा, तो 18 ईयर्स वालों को तो पहली चीज है कि वयस्कों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अभी जब कुछ दिनों बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, लॉकडाउन जब खुलेगा तो फिर उसके बाद फिर लोगों का, तो फिर उस तरह से यह है कि शादी विवाह के समारोह हैं, सामाजिक आयोजन है, पॉलिटिकल गैदरिंग है,
तो इन सब चीजों में फिर से बाजारों में भीड़ है, फिर वो बढ़ेगी। तो वहां पर हमें उसी तरह से, जिस तरह से अभी हम अपने नियम का पालन कर रहे हैं कि सोशल, जब हमारे पास कोई आपदा आती है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करने लगते हैं, मास्क का प्रोटोकॉल भी फॉलो करते हैं। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जब हमारे पास आपदा आती है, जब संख्या बढ़ने लगती है, तब तो हम पालन करते हैं, और जैसे ही संख्या कम होने लगती है वैसे ही हम फिर लापरवाह होने लगते हैं। तो अगर हम लापरवाह होंगे तो ये सेकेंड वेव क्या, जैसे फर्स्ट वेव के बाद जो है, जैसे सितंबर अक्टूबर में जब कम होना शुरू हुआ केसेस, हमारी लापरवाही, जैसे जैसे केसेस कम होने शुरू हुए, हमारी लापरवाही बढ़ती रही, और उसका स्वरूप ये रहा कि हमारे पास जो है मार्च से फिर जब केसेस बढ़ने लगे, और उसके बाद जो है, तो इस तरह से, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि इम्यूनाइजेशन एक तो जल्दी से जल्दी लोगों की हो, और बच्चों में भी जैसे इम्यूनाइजेशन की अप्रूवल जैसे आ रही है, तो बच्चों में भी तेजी से इम्यूनाइजेशन किया जाए, और बड़े जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। और रही बात जो एक कल्पना की जा रही है, तो अभी से ही हमें जिस तरह से बच्चों के लिए, चूंकि स्पेशल केयर की इसलिए आवश्यकता हो जाती है कि जो वेंटिलेटर्स जो एडल्ट साइड के हैं वो बच्चों में नहीं यूज हो सकते, तो इस तरह से पीआईसी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। ये तो बात हुई आम लोगों की, बच्चों की। अगर बात करें डॉक्टर्स की, जिस तरह से आज पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आप लोगों की जमकर तारीफ की, वाकई में आप लोग इस समय इस धरती पर भगवान के रूप में काम कर रहे हैं, तमाम लोगों की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों की फ्रेटर्निटी से भी बहुत सारे डॉक्टर्स जिनकी जान जा रही है, वो भी संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। आप लोग कैसे अपने आप को कूल रख पा रहे हैं? आप लोग इस पैनिक की सिचुएशन से कैसे अपने आप को बचा रहे हैं? क्योंकि जब तक आप लोग ठीक नहीं होंगे तब तक आप लोग सेवा कैसे करेंगे, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। नहीं, इसमें कूल रहने का काम का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है इस समय। इसमें कूल रहने का कुछ नहीं, इट्स आवर ड्यूटी टू सर्व। सो स्टार्टिंग से सारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है दैट पेशेंट इज फर्स्ट। सो उसमें यू आर बाउंड टू योर ड्यूटी एंड यू डू इट विद सो मच ऑफ पैशन कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक सारे डॉक्टर्स अपना 100% दे रहे हैं इस टाइम पे, ओवर आवर्स काम कर रहे हैं, ओवर वर्किंग आवर्स काम कर रहे हैं, रिड्यूस्ड पे काम कर रहे हैं, इतनी रिस्क में काम कर रहे हैं, बट दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा था ब्लैक फंगस के बारे में, कि अगर ब्लैक फंगस आपको हो जाता है तो आपको इसका तुरंत इलाज कराना है। मतलब आपको एक दिन भी मिस नहीं करना बीच में, आज हुआ डायग्नोस आज इलाज कराओ या कल आज इलाज कराओ, क्योंकि जितना इसको आप डिले करोगे, एक दिन डिले भी आपका लाइफ और डेथ में डिफरेंस ला सकता है। और अगर आपको डायग्नोस होता है तो आप ये मान लीजिए आपका इलाज किसी छोटे हॉस्पिटल, छोटे क्लिनिक में नहीं हो सकता, आपको किसी बड़े टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, जहां पे एक ईएनटी डॉक्टर, एक आंखों का डॉक्टर, एक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, एक पैथोलॉजिस्ट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एक इंटेंसिविस्ट, ये सब मिल के आपका इलाज करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि छोटे से नर्सिंग होम में जाके अपना इलाज करा लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मत जाइएगा, फालतू में डेथ हो जाएगी। इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो बचने का चांस है, जहां पे पूरी टीम आपको मैनेज कर सके, अकेला डॉक्टर इसको मैनेज नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, डॉक्टर एस के पाठक आपके पास आते हुए आपका फाइनल कमेंट में अब लेना चाहूंगी। आपके सुझाव, आपको अब आगे का क्या रास्ता नजर आता है, कैसे आखिरकार पैनिक की सिचुएशन से बाहर रहते हुए हमें आगे अपने कदम बढ़ाने होंगे कोरोना के खिलाफ इस जंग में, इस लड़ाई में, ताकि हम इसे जीत सके। फाइनल कमेंट डॉक्टर साहब आपका। अपील करना चाहूंगा, हाँ। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आपको अपने को सेल्फ लॉकडाउन रखें, जितना कम से कम हो सके तो बाहर निकले, अगर निकले भी तो पूरा प्रिकॉशन कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, वो बहुत जरूरी है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। क्योंकि अगर आप इन्फेक्ट हो गए किसी कारणवश तो आपके फैमिली में सभी को इन्फेक्शन हो सकता है और बच्चों को हो सकता है। जैसे भी चर्चा चल रही है कि बच्चों, किसी लहर में बच्चों को चपेट में आने का खतरा बढ़ा हुआ है, तो ये बच्चे डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाते, ये पेरेंट्स ही है जो जाते हैं और वहां से कोविड के इन्फेक्शन लेके बच्चों को देते हैं। तो ये ध्यान रखने की है, हम सभी पेरेंट्स को अपील करूंगा कि वो इस कोविड काल में कम से कम बाहर जाएं, अगर जाए तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाएं, जिससे कि कोविड का इन्फेक्शन खुद न रखें और कभी कभी कैरियर भी बन के बच्चों को ट्रांसमिट न करें। कई ऐसे पेरेंट्स होंगे जो इन्फेक्ट भी हो चुके होंगे, ऐसे कैरियर की तरह काम भी कर सकते हैं, ये सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं। तो आपको फुल प्रिकॉशन रखना है, जब भी जाए मास्क लगाए, फेस मास्क लगाए, साथ में आपको ग्लव्स पहने, अगर घर पे आए, घर में घुसने के पहले अपने स्लीपर्स, शूज, जो भी फेस मास्क है, मास्क सब बाहर रखें और
ही घर में एंट्री करें, जिससे आपके फैमिली में किसी को इन्फेक्शन न हो, आपके जो इंटीरियर वातावरण है वो सुरक्षित रहे, इससे आप अपने फैमिली को बचा सके, अपने बच्चों को बचा सके। ठीक है, डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह, आपको क्या लगता है, आपका फाइनल कमेंट सर? यही कहना है कि जैसे अभी साथी डॉक्टर ने जो बोला कि जो है बड़ों को ही जिम्मेदारी निर्वहन करनी होगी और सावधानी पूरी बरतनी होगी। बाहर निकले तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। और दूसरी चीज ये है कि अगर हल्के से भी लक्षण, अभी तमाम ऐसे भी परिवार हैं जहां पर जो है बड़ों को इन्फेक्शन नहीं हुआ या पूरा परिवार बचा हुआ है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो अपने को संक्रमण से बचाएं। और कभी भी अगर किसी भी बड़े या घर परिवार में किसी भी सदस्य को हल्की सी भी अगर कोई लक्षण आ रहे हैं, तो उसका सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो तुरंत अपने को आइसोलेट करे और इमीडिएटली जो है जल्दी से जल्दी जाके अपनी जांच करा के पहले तो ये सुनिश्चित करे कि उसे ये जो है ये बुखार आ रहा है, गले में खराश है, सर्दी जुकाम में जो भी लक्षण है, हाँ उनको वो तुरंत वो देखे कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं है। अगर है तो जो है और आइसोलेशन का जो है इमीडिएट जो है वो पालन करें, क्योंकि उसी तरह से ही बचा सकता है परिवार में। बच्चों जो है सबसे पहली चीज, मैं बार बार उसी चीज को बार बार बोल रहा हूँ कि बच्चों में संक्रमण हमेशा जो है बड़े ही लेके आ रहे हैं। अभी एक हम लोग के पास जैसे अभी स्कूल कॉलेज जो था, स्कूल कॉलेज भी बंद चल रहे हैं, तो बच्चों को संक्रमण कहीं से भी ना अच्छा पेरेंट्स का भी ज्यादातर रवैया यही रहता है कि वो बच्चों को कहीं लेके बाहर नहीं निकलते हैं ज्यादा, लेकिन वो खुद जब बाहर निकलते हैं और खुद संक्रमित होके आते हैं तो वो संक्रमण फैला सकते हैं। इस चीज पे बस बच्चों को इसी तरह से ही बचाना है। और अगर हो भी रहा है घर में, अगर इन्फेक्शन हो भी जा रहा है तो पैनिक ना हो, तुरंत जो है, क्योंकि बच्चों में ये समस्या रहती है कि बच्चों का जो है उसके लिए जो नियरेस्ट जो उनके बच्चों के डॉक्टर हों, नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन, उनसे संपर्क करें और बच्चों का इलाज फिर जो है चालू करें। चलिए ठीक है, डॉक्टर राहुल चौधरी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास मात्र। नहीं, इसमें हमें ये समझना है कि हमें घबराना नहीं है, लेकिन हमें इन्फॉर्म देना जरूरी है। ठीक है, कुल मिलाकर पैनिक नहीं होना है, बल्कि डटकर इसका मुकाबला करना है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी के साथ अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन आपको सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।